Jai Hind students, welcome in our online classes as RBS Basti. Today we will start the fourth chapter, that is structure of atom. Okay, structure of atom. एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक चीज़ें हम सबको पता है पहले से कि एटम क्या होता है। किसी भी मैटर से रिलेटेड चीज़ें आप बेसिक पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, दैट एनी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके कोई भी मैटर बनता है, यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस। और उन एटम्स या पार्टिकल्स के आपस में अट्रैक्शन से उनके बीच में जो गैप होता है उस पर उसकी स्टेट डिपेंड करती है। स्टेट का मतलब वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। अगर सबसे दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं तो वो गैस होता है, मॉडरेट डिस्टेंस होती है तो लिक्विड, और अगर बहुत क्लोज होते हैं, वो स्ट्रांगली अटैच होते हैं, तो वो सॉलिड। तो यहाँ हम बात करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले कि जब भी कोई चीज़ आपस में अटैच होती है यानी अट्रैक्ट होती है तो वो पार्शियली चार्ज आ जाता है उस पर, इस वजह से होती है। तो जब ये चीज़ पता चली कि किसी भी चीज़ पे पार्शियल चार्ज क्यों आता है, पार्शियल चार्ज आने का मतलब है कि वो किसी ऐसी चीज़ से बना है जो आपस में अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को। ओके, जैसे एग्जांपल इसमें है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। रीज़न क्या है, जैसे आपको कॉम्ब बाल से अगर आप अपने हेयर से पास कराएं, ओके, उसके बाद आप उसे पेपर से टच कराते हैं तो वो थोड़ा अट्रैक्ट होता है। छोटे छोटे पेपर के पीसेस को कॉम्ब करने के बाद बाल में फिर उसे टच कराएंगे तो वो उससे अट्रैक्ट होगा। ओके, और बैलून को भी अगर आप रब करने के बाद टच कराते हैं किसी ग्लास सरफेस से तो वो भी थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये कहा गया कि ऐसे एग्जांपल्स देखने के बाद कि यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनमें कुछ पार्शियली चार्ज डेवलप हो जाता होगा और अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यानी कि जो भी मैटर है, जो पार्टिकल्स हैं, उसमें उसमें कुछ चार्ज आ जाता है, यानी चार्ज डेवलप हो जाता है। तो चार्ज कब आता है और क्यों आता है, इसके लिए रीज़न आपको पता है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स वहाँ पर होंगे जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता होगा, इसी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे एटम के, कि एटम में हमें पता है कि क्या होता है। एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ऐड करने के बाद उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ओके, इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स होते हैं, ऐसे एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसा होता है। ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन नंबर जो होते हैं वो 2, 8, 18 एंड 32। ओके, ये आपको याद रखना है कि 2, 8, 18 एंड 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और इस शेल का नाम भी दिया गया है KL, M एंड N। ओके, 4 शेल हैं, KL, M एंड N। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये इनफाइनाइट है कि ये कहाँ तक जा सकता है शेल नंबर। ओके, लेकिन हमें फ़िलहाल याद रखना है 2, 8, 18 एंड 32 KL, M, N शेल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन शेल में है तो वो अपनी एक्सिस पे भी ऐसे रोटेट करता है, और एक इस डायरेक्शन में ये सर्कल भी कंप्लीट करता है। ओके, ऐसे हम दिखाएंगे, यानी इस इलेक्ट्रॉन में ये ऐसे जा रहा है इधर, और ये सर्कल कंप्लीट भी कर रहा है और अपनी एक्सिस पे भी ये रोटेट करता रहता है। ओके, ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल। तो पहले कौन सा मॉडल दिया गया था, थॉमसन मॉडल। ओके, जे थॉमसन ने दिया था। थॉमसन मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या क्रिसमस ट्री में जैसे होता है प्लम पुडिंग का एग्जांपल दिया गया, यानी खीर का, खीर में ड्राई फ्रूट जैसे कहीं कहीं होते हैं, और वाटरमेलन का, ऐसे एग्जांपल्स दिए गए। यानी वाटरमेलन अगर आप कट करें तो वाटरमेलन कट करने पर आपको कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इसमें कहीं कहीं पर सीड्स एम्बेडेड होते हैं, यानी बीज जो होते हैं उसके वो
ऐसे अरेंज होते हैं, किसी हाइपरजर्ड होता है वो, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर उसमें एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धंसे हुए होते हैं सीड्स। तो इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, कंसीडर किया गया थॉमसन मॉडल में, इसे प्रोटॉन कंसीडर किया गया था। और ये जो सीड्स हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया गया था। वाटरमेलन मेथड बोला गया था क्योंकि वाटरमेलन जैसा दिखता है, और इसका एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया था। फिर प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब होता है कि खीर है अगर बाउल में रखी गई है, ओके, जैसे बाउल है इसमें खीर रखी गई है, तो इसमें कहीं कहीं ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो भी एम्बेडेड होते हैं इसमें ऊपर से, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह हैं जो इधर उधर और कुछ अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल, अपोजिट एंड इक्वल होने की वजह से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ओके। न्यूट्रलाइज करने की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। तो थॉमसन मॉडल में ये जो मॉडल दिया गया था ये उस टाइम बताया गया था, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को उन्होंने तभी एक्सप्लेन कर दिया था, ओके। नेक्स्ट देखें हम अगर रदरफोर्ड मॉडल, ओके। रदरफोर्ड मॉडल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया था कि गोल्ड फॉयल पे इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया गया था, ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, गोल्ड फॉयल पे यानी बहुत पतली परत पे गोल्ड के अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया गया था, यानी हीलियम 2+ को हम अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ओके। अल्फ़ा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट से इसमें अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मिला कि बहुत सारे रेज़ जो हैं वो स्ट्रेट निकल गई, यानी इससे ये पता चला कि एटम के स्ट्रक्चर में बहुत सारा खाली स्पेस है, ओके, यानी वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई वो रेज़। लेकिन कुछ रेज़ ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, जैसे अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर बना दें कि एटम का, ओके, और न्यूक्लियस है, तो कुछ रेज़ ऐसी भी थीं जो न्यूक्लियस की वजह से जिस पाथ पे गई वो उसी पाथ पे रिटर्न बाउंस बैक हो गई, ओके। ये वाली रे हटा दें यहाँ से, तो ये जिस पाथ पे जाते हैं ये उसी पे बाउंस बैक यानी रिटर्न आ जाते हैं, क्योंकि एक स्मॉल पार्ट है न्यूक्लियस का जो बहुत डेंस है और बहुत स्मॉल है, यानी एटम के स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें स्मॉल एंड लार्ज एंगल पे भी डेविएशन हुए, यानी ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ये डेविएशन स्मॉल एंगल पे भी हुआ और लार्ज एंगल पर भी डेविएशन हुआ, लेकिन मोस्टली सारी रेज क्या हो गई, पास हो गई। इससे पता चलता है कि एटम में बहुत सारा खाली स्पेस था, और सबसे कम जो रेज थी वो मिनिमम रेज क्या हुई, वो बाउंस बैक हुई, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस का, और कुछ रेज उनमें से डिफ्लेक्ट हुई वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्मॉल और लार्ज एंगल्स पे, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने जो कंक्लूज़न दिया था वो काफ़ी हद तक सही था, लेकिन इसमें पूरी तरह से एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, आपको ये पॉइंट्स रिवाइज करने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है, इसका डायग्राम भी आपको बनाना है, थॉमसन मॉडल का भी और रदरफोर्ड मॉडल का भी। और इससे पहले आपको पता है कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी हैं आपकी बुक में वो सब कंप्लीट होने चाहिए। उस काम को कंप्लीट करने के बाद अब आप 4th चैप्टर पे आ जाएंगे, और अगर 3rd चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उससे शेयर करेंगे, हम उसे डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर हम उसे अलग से भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।